नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज आपने देखा होगा कि कल अमित शाह जी द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया था उसके कुछ आपने देखे होंगे, कई सारे जो क्लिप्स इत्यादि चल रहे थे। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको आपको अमित शाह के वक्तव्यों के साथ में देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और भारत आगे क्या करने वाला है। और यह तो स्पष्ट ही है, पहले फेज़ के चुनाव के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार मोदी 3.0 तो लगभग पक्का ही है। तो एक बात जो कही अमित शाह ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बात दूसरी भी महत्वपूर्ण थी और उसको आपको लिंक करके देखना पड़ेगा दो चीज़ों से। एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, और दूसरी भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कल फिलीपींस में लैंड कर गई। दोनों काम ये लगभग साथ साथ हुए और उसके साथ में अमित शाह ने क्या कहा उसको भी लिंक करके देखते हैं। अमित शाह से राहुल कंवल ने पूछा कि साहब देखिए, गार्जियन में छपा है कि भारत के तरफ से कुछ इस तरह का काम किया गया है कि पाकिस्तान में बैठे हुए 20 जो टेररिस्ट हैं उनको मार दिया गया। तो भाई ये कोई भी पूछेगा तो भाई इसमें आपको क्या तकलीफ़ है, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ऑब्वियसली इसका कोई जवाब नहीं है राहुल कंवल के पास, कहेंगे नहीं हुआ तो अच्छा ही, इसमें तो क्या समस्या है। तो उसके बाद जो कहा है अमित शाह ने उस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसको पहले जो बयान दिया था राजनाथ सिंह जी ने उससे जोड़कर देखने की भी आवश्यकता है। वो क्या है, राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, हम घर में घुसकर मारेंगे। और जब राहुल कंवल को ये रिटॉर्ट दे दिया ये कह के कि भाई ये बताइए कि आपको कोई परेशानी है क्या, इसमें अननोन गनमैन मार रहे हैं, हम बताया कि साहब बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं, हाफिज़ सईद तक जो है सख्त उनका पता नहीं चल रहा है कि जिंदा है कि मर गए, साजिद मीर जैसे चले गए, लखवी जैसे जो है वो छुपे बैठे हैं। बता रहे हैं कि जो आपका हिज़ब वाला जो सैयद सलाहुद्दीन है वो भी अब छिपा बैठा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जो सारे के सारे आतंकवादी हैं वो इस समय आतंकित है। अमित शाह ने और क्या कहा, एजेंसीज को उनका काम करने दीजिए। क्या मतलब है इसका? वैसे मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसको जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, और इसको जिस प्रकार से ये कहा गया होम मिनिस्टर द्वारा वो संभवतः किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन एक हिंट तो अवश्य है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वालों संभल के रहो, पाकिस्तान वालों तमीज़ से रहो, पाकिस्तान वालों हो सकता है ये हमारी एजेंसीज ही हो सकता है ये अफ़गान एजेंसीज हो सकता है ये ईरान की एजेंसीज हो, कुछ भी हो सकती है। एजेंसीज़ को काम करने दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा इंडियन एजेंसीज़ को काम करने दीजिए, उन्होंने कहा एजेंसीज़ को अपना काम करने दीजिए। तो कोई एजेंसीज़ तो है ना वहाँ पे, कुछ होंगी। CIA भी हो सकती है, हो सकता है भारत ने CIA को ख़रीद लिया हो। CIA आखिरकार उनको अगर भारत में तो कुछ फेवर्स चाहिए तो उनको भी कुछ फेवर्स करने पड़ेंगे, नहीं तो अफ़गानियों को करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो पाकिस्तान ने ये एक तरफा लगा रखा था और हमारे कांग्रेसी जो थे वो पूरी तरह से एक डिफेंसिव माइंडसेट में भारत को रखे हुए थे और लात खाते जाते थे, बोलते कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि 26/11 का हमला हो गया और उसके बाद भी उन्होंने चूं तक नहीं की। ये माइंडसेट केवल नेताओं का नहीं था, ये माइंडसेट हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी था। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप हैं उनमें इस प्रकार की बहसें कई बार होती हैं, और उसमें जब गाज़ा के ऊपर प्रतिक्रिया दी इसराइल ने तो हमारे यहाँ कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे ग्रुप में बैठ के ये
ज्ञान दे रहे थे कि देखिए मनमोहन सिंह ने कितना अच्छा काम किया था कि उन्होंने 26/11 को कोई रिस्पांस नहीं दी। यानी कायरता को महानता बनाना कोई हमारे ब्यूरोक्रेट से सीखे। और ये बात सही है कि नेताओं की तो समस्या थी ही थी। नेता जो थे वो खासतौर से कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने तो स्पेशलाइज किया हुआ था। कांग्रेस की स्पेशलिटी थी कि उन्होंने हमारे जो मालिक थे, जो भारतीयों को गुलाम समझते थे, उनको रिप्लेस किया ब्राउन साहब की तरह, और बिल्कुल उसी मेंटालिटी के साथ वो भारतीयों को गुलाम ही समझते रहे। वो जो इलिटिज्म था, जो वो अभिजात्यवाद था, जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि भाई देखिए हम तो जो है वो कोई और काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, और वो जो आपको आज भी राहुल गांधी में स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट झलकता है। तो राहुल गांधी को क्या लगता है? राहुल गांधी को ये लगता है कि भाई हम पैदा तो हम हुए हैं शासन करने के लिए, और आ गया बीच में कहीं से चाय वाला। तो चाय वाले से जो उनका द्रोह है वो इसी का है कि भाई चाय वाला जो है वो शासन नहीं कर सकता। शासन तो वही हमारे जो कश्मीरी पंडित KP यमन बोलते हैं उनको, जो वो इस्लामाइज्ड कश्मीरीज हैं, वो ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके गालों में गड्ढे पड़ते हैं, डिम्पल हैं, वो बहुत ही गोरे कॉम्प्लेक्शन के हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब होता है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले शासन में ये कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे कि सेक्युलरिज्म के बारे में भी स्पष्ट बता दिया गया। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि एक वर्ग जो है वो शरीयत चलाए अपने यहाँ। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी के लिए प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट माइनॉरिटी के नाम पर नहीं होना चाहिए। भारत जब एक रिपब्लिक बन गया, सारे के सारे सिटीजन्स बन गए, डेमोक्रेसी बन गया, तो डेमोक्रेसी बनने के बाद में किसी को स्पेशल प्रिविलेज देने का कोई मतलब नहीं था। ये भी ब्रिटिश का हैंगओवर है जो हमारे नेहरू जी लेके आए, और यहाँ पर इतना कत्ल गारत होने के बाद, भारत का विभाजन होने के बाद भी उन्होंने जो लोग पाकिस्तान स्वयं जा रहे थे उनको भी रोका। और आज ये स्थिति है कि वही एग्रेसिव माइनॉरिटी, जिनके एग्रेशन जो है उनकी किताब से आता है, उसी आइडियोलॉजी पर वो चलते हैं, उनके दिमाग में ग़ज़वा-ए हिंद पढ़ाया जाता है। ना तो आपने उनका रेडिकलाइजेशन रोका, ना आपने उनकी किताबें रिफॉर्म की, ना आपने उनका एजुकेशन रिफॉर्म किया, ना आपने उनके यहाँ जो अनरिस्ट्रिक्टेड हेट जो चलती है कुछ तथाकथित पूजा स्थलों पर, ना उसको रोका। तो इसलिए साफ कह दिया कि भाई इसीलिए हम UCC ला रहे हैं। UCC का अर्थ जो है वो इस कारण नहीं है कि किसी प्रकार का किसी को दुख दिया जाए, कोई कष्ट दिया जाए, कोई इंसल्ट की जाए, ना ना ना, कोई अपमानित किया जाए, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो केवल इसलिए है कि जो सेक्युलरिज्म है, यानी कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सब में बराबरी। जो राज्य है वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, और उसके लिए ये जो माइनॉरिटिज़म है, जो अल्पसंख्यकवाद है, वह समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। उसी को समाप्त करने के लिए UCC भी होगा, उसी को समाप्त करने के लिए जो हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएगा, उसको यदि आतंकित होना पड़े तो वो भी होगा। ये भारत वही है जो कहा था कि ये तो वैसे तो शांति प्रिय है, लेकिन यदि छेड़ा गया तो घुस के मारता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ये स्टेटमेंट है मोदी 3.0 का, और हमारे समाज को भी उसके साथ में गियरअप हो जाना चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए जो भी कानूनी आपके पास जो हक़-ओ-हुकूक़ हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए।
जानकारी होने के साथ भी ये भी पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और किस मात्रा तक कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। आज का जो आईपीसी है, जो अभी 1 जुलाई से बदल जाएगा, उस आईपीसी के सेक्शन 96 से लेके और 107 तक बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है राइट टू सेल्फ डिफेंस। और राइट टू सेल्फ डिफेंस पे क्या क्या लिखा हुआ है, वहाँ यह तक लिखा हुआ है कि किन परिस्थितियों में आप किसी का वध कर सकते हैं, यहाँ तक उसमें लिखा हुआ है। कोई मैं बाहर से पढ़ के नहीं बता रहा। तो ये जो अमित शाह का जो स्टेटमेंट है, उसको जो ये 2 एक्शंस हुए हैं, ग्लोबल एक्शंस हुए हैं, और उसके साथ में जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, इसको साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब मोदी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े निर्णय होने वाले हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े निर्णय और उन निर्णयों का क्रियान्वयन अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।